चलो अब हम लोग देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी जो हमें देखनी है, ये सभी को पता भी है। जैसे मान लो हमने जो देखा भी था कि दो अगर ग्लास रॉड है, अगर सेम तरह की क्लॉथ से अगर रब किया हो, जैसे वहां पे हमने सिल्क से रब किया था, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते थे भाई, रिपेल करते थे। और ऑब्वियसली अगर सेम टाइप की क्लॉथ से अगर रब किया आपने, तो दोनों पे क्या सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आई होगी। सेम अगर देखा था हम लोग, चीजें देखी थी हम लोगों ने किसके साथ, एम्बर के साथ, कि उसको भी फर्श से रब कर दिया, वो दोनों एक दूसरे को भाई रिपेल कर रहे थे। लेकिन ग्लास रॉड और एम्बर रॉड वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। और हमने दोनों के ऊपर जो चार्ज माना था, जो ग्लास रॉड के ऊपर और जो एम्बर रॉड के ऊपर, वो दोनों क्या माना था, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव। मतलब ये हो गया कि अगर लाइक चार्जेस जो होंगे, मतलब दो बॉडी जिनके ऊपर सेम चार्ज होगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और दो अलग बॉडी जिनके ऊपर अगर अपोजिट चार्जेस होंगे, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पहली प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं कि लाइक चार्जेस, ये लो भाई, लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel each other, while unlike charges चलो इधर ही लिख लेते हैं, unlike charges attract each other, ठीक है, attract ठीक है। अब जैसे मान लो अनलाइक चार्जेस, जैसे मान लो अगर दो बॉडी ले, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज ये रहा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये रहा, ठीक है। ये दोनों भाई क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो नेगेटिव चार्ज ले आओ, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हाँ भाई, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले आओ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार देखो, ये एक और चीज यहाँ सोचना जरा, किसी किसी के दिमाग में आ सकता है कि हमेशा ये दोनों एग्जैक्टली मतलब सेम लाइन पे क्यों बना रहे हैं। इसका जवाब हम लोग कूलम्ब्स लॉ में मिलेगा कि भाई आखिर सेम ही लाइन के अलाउंड क्यों बना रहे हैं, ठीक है। क्या हम लोग ऐसा बना सकते हैं? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चलो अब एक बार देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड में ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड कब होगा, जैसे मान लो दो तरह की क्वांटिटी, चलो दो तरह की क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन की कि इस बेसिस पे कि किस तरह की वैल्यू उनकी चलो हमने दो तरह की क्वांटिटी डिफाइन की, ठीक है ना। एक कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी और दूसरा होता है क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ये कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी और क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास लिया, किसी ऑब्जेक्ट का मास लिया, तो हो सकता है कि मास जो हो सकता है वो 3.6 केजी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। अगर मान लो हो सकता है कि 3.67 केजी हो सकता है, ये भी 3 पॉइंट हो सकता है कि 679 केजी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर देखें तो भाई कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। तो ये ऐसी क्वांटिटी जिनके पास कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो, वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ये तो भाई एक क्वांटिटी, कंटिन्यूअस क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसी क्वांटिटी होगी जिनके पास केवल कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही पॉसिबल होगा, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल होने का मतलब क्या होगा, जैसे एक तरह एक एग्जांपल लेते हैं। आज अगर अभी के टाइम पे अगर किसी के पास कैश है, तो वो हो सकता है कि उसके पास जो यूज वाला कैश, भाई अपने पास ऐसा नहीं कि 10 पैसे 20 पैसे भी ले आकर के काउंट कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो यूज कर सकते हैं, जिसे कुछ सामान खरीद सकते हैं। जैसे मान लो हो सकता है भाई 100 रुपए हो सकता है 100 रुपए का यूज कर सकते हैं, 100 रुपए ले जाओ सामान खरीद। 200 रुपए हो सकता है, क्या 200.5 रुपीज का सामान हम लोग कैश से खरीद सकते हैं? नहीं। मतलब हमारे पास ये बोल सकते हैं, क्या हम लोग 101.57 रुपीज का कैश हम लोग लेके घूम सकते हैं? क्या नहीं घूम सकते भाई। घूमने के लिए घूमो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग कितना यूज कर सकते हो इसमें? 101 रुपीज ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ मनी, या एक तरीके से बोले कि एक पर्सन के पास जो कैश होगा जिसका वो यूज कर सकता है, वो कितना कर सकता है? तो वो इंटीग्रल वैल्यू वो किसका यूज कर सकता है? इंटीग्रल वैल्यू जो होंगी उसी का यूज कर सकता है, ठीक है।
तो ये क्वांटिटी भी कैसी होगी कि किसी पर्सन के पास जो कैश, यूजेबल कैश बोल सकते हैं हम लोग, कि यूजेबल जो कैश होगा वो क्या हो सकता है, उसके केवल इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब वही चीज होता है चार्ज के साथ, कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि उसकी चार्ज ऑन, चलो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसा हम लोगों ने देखा था अभी कि एक बॉडी या एक एटम को जब चार्ज करना था तो हम लोग किसका ट्रांसफर कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, हम लोग कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते कि हाँ यार एक एटम एक चार्ज बॉडी ले, ये लो भाई थोड़ा सा एक काम करो इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, ये आधे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक काम करो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये काम करो 10.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये 10.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। या तो एटम अगर डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा तो क्या पूरा का पूरा, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं, ले लो 50 इलेक्ट्रॉन ले लो, 100 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो 100 इलेक्ट्रॉन इन सब का ट्रांसफर हो सकता है। तो जब अगर मान लो हम लोग अगर हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो क्या किसी बॉडी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या किसी बॉडी पे 2e का चार्ज हो सकता है, हाँ। 10.5e का चार्ज हो सकता है, नहीं भाई। ये 11.5e नहीं, 12, हाँ ये 12e का चार्ज हो सकता है, हाँ 12e का चार्ज हो सकता है। मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका होगा, कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब हम बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब अपने क्या लिख सकते हैं n into e। क्या अपने पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, हाँ भाई। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया तो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग लिख देते हैं प्लस माइनस n into e, जहां पे n जो होगा, n बिलोंग्स, n जो होगा वो क्या होगा, केवल इंटीग्रल वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज ऑन बॉडी जो होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज होगा। चलो यहां से देखते हैं, चार्ज ऑन बॉडी विल बी क्वांटाइज। चलो यहां से देख लेते हैं कि थोड़ा डेफिनेशन में लिख लेते हैं अगर चाहो तो। चलो ठीक है, एक कंटीन्यूअस क्वांटिटी if a quantity has any value, then that quantity is called continuous quantity। जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं भाई, मास। दूसरा क्या, लेंथ भी हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, तो ये क्या होगा, लेंथ। वही अगर क्वांटाइज लिखना है तो if a quantity has only discrete value, भाई discrete value मतलब अपने पास वही 2, 4, 10, 15, 20 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब discrete value। if a quantity has only discrete values, then that quantity is called quantized quantity। कैसी क्वांटिटी, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी यानी चार्ज दोनों में। एग्जांपल के तौर पे लिख लो भाई चार्ज, एग्जांपल के तौर पे चार्ज। फिर क्या लिखेंगे कि चार्ज ऑन बॉडी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस n into e, जहां n बिलोंग इससे करता है भाई इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर। ठीक है, चलो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट मास जो होता है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ये देखते हैं कि जैसे मान लो अगर कोई भी बॉडी ले रहे हैं अपने पास, रैंडम शेप की बॉडी, अगर हमने इस पे, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कोई भी नेगेटिव चार्ज हमने दिया, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज कब हुआ होगा, जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन दिया हो। ठीक है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन हमने दे रखा है तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन क्या, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है क्या, हाँ भाई होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है मतलब हमने क्या किया कि जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो उसके साथ कुछ मास का भी ट्रांसफर किया। अगर कुछ मास का ट्रांसफर किया तो अगर ये बॉडी
के ऊपर अगर चार्ज है तो क्या इसके पास कुछ मास है क्या? हाँ भाई है। मतलब अगर एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ मास होगा। चलो देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल कि अगर एक बॉडी अगर मान लो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी? जब इसमें से किसी ने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया हो, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं कि भाई जब भी अगर किसी बॉडी को चार्ज करना, किसी बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है भाई। पॉजिटिवली चार्ज किया हमने, ये पॉजिटिवली चार्ज अगर हो रहा है तो इसमें से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही रिमूव करेंगे तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आया कैसे होगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है, और अगर प्रोटॉन है तो क्या इसके पास भी मास है क्या? तो इसके पास भी कुछ ना कुछ भाई मास है। यहाँ पे भी क्या इसके पास भी कुछ मास है? हाँ भाई है। मतलब एक बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो भी उसके पास मास होगा, अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो भी उसके पास मास होगा, ठीक है। एक अगर देखे, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देखें कि न्यूट्रॉन के बारे में देखें। अगर न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रॉन के ऊपर हमने देख रखा है कि चार्ज कितना होता है, 0, लेकिन क्या इसके पास मास होता है क्या? हाँ। मतलब हम लोगों ने देखा कि यार अगर कोई अगर एक बॉडी अगर चार्ज है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, लेकिन अगर एक बॉडी के ऊपर मास है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो, ठीक है। मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज cannot exist without mass, cannot exist without mass, but mass can exist, but mass can exist without charge, but mass can exist without चार्ज, ठीक है। ये अगर हम लोग देखें तो भाई एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है कि न्यूट्रॉन है, ये दोनों अगर ये नेगेटिवली चार्ज था इसके ऊपर भी मास था, ये पॉजिटिवली चार्ज था इसके ऊपर भी मास था। हमने एक दूसरा एग्जांपल देखा कि न्यूट्रॉन था जिसके ऊपर चार्ज मास तो था लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर कोई भी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उसके मास में चेंज होता है, ठीक है। उसके मास में ऐसा क्यों चेंज होगा? तो भाई देख लो कि जब भी अगर एक बॉडी चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ मास का ट्रांसफर होगा, और जब मास का ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, मास में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। जैसे मान लो हम लोग देख लेते हैं कि एक बॉडी ऐसा कंसिडर किया जो कि न्यूट्रल है, ये बॉडी हमने कंसिडर किया कैसा, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कैसा कितना मास है इसका हमने मान लिया कैपिटल, ठीक है। अब जैसे ही किसी ने इसके ऊपर अगर किसी ने इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया, ये लो भाई किसी ने इस पे नेगेटिव, अगर किसी ने इसको नेगेटिवली चार्ज किया मतलब ये क्या किया, किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे मतलब ऑब्वियसली जो इसका जो मास होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब हमने देखा कि अगर ये बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है, ये बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इसमें हमने क्या किया होगा, कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन दे रखा, कहीं से अगर ये बॉडी अगर नेगेटिवली चार्ज है तो हमने क्या किया, इसको कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा, और जैसे इसको अगर कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मतलब ऑब्वियसली हम इसमें क्या कर रहे हैं, मास को ऐड कर रहे हैं। मास को ऐड कर रहे हैं मतलब इसका जो मास होगा, जो नया मास होगा वो किसके बराबर होगा, m प्लस किसके भाई, डेल्टा m, किसके भाई, डेल्टा m। और ये जो डेल्टा m की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहे तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई, जितने अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि n की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, इंटीग्रल वैल्यू से, ठीक है। n विल ऑलवेज बी इंटीग्रल। एक दूसरा यहाँ से देखें तो अगर मान लो किसी बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगी, ये लो भाई मान लो हमने ये इस बॉडी को माना कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये बॉडी कब कैसे पॉजिटिवली चार्ज होगी, जब हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ये लो भाई किसी ने इसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ रिमूव कर दिया। अब जैसे इसमें से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो क्या अपने साथ कुछ मास भी ले जाएगा, हाँ भाई कुछ मास ले जाएगा। तो मास अगर ले गया तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब इसका जो नया मास होगा वो किसके बराबर, तो m माइनस कितना होगा, डेल्टा m। तो डेल्टा m की वैल्यू फिर से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n इंटू कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या फिर से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू किससे, i। यानी हम लोग यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी का अगर स्टेटमेंट लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इन
in charging of a body, in charging of a body, mass, in charging of a body, mass changes. अगर हमने देखा कि नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलो एक नया टर्म हम लोगों ने देखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक नया टर्म आया एक और हमारे पास, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के, ये हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लो हमने लिया एक ऑब्जेक्ट लिया, इसके ऊपर अगर सपोज 200 कूलम चार्ज, हमने प्लस 200 कूलम चार्ज इसको दे दिया। जैसे इसको प्लस 200 कूलम चार्ज दे देंगे, चाहे आप इसको मूव कराओ 10 मीटर पर सेकेंड से कुछ वेलोसिटी से मूव कराओ, या इसको कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करो, इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी भी बॉडी का, हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स क्या होगा, वेलोसिटी। यही प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलो अगर देखते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर की जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या करती है, वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बस थोड़ा मास डेंसिटी के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत तो पता ही है। तो चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसकी वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब एक बॉडी ले लो, उसके ऊपर अगर हमने कुछ चार्ज दे दिया तो चाहे आप उसको मूव कराओ, उसको एक्सेलरेट कराओ, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराओ, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले ले कि एक ऐसा बॉडी ले लिया, इसके ऊपर हम लोग प्लस 200 कूलम चार्ज अगर दे देते हैं, ठीक है, प्लस 200 कूलम अगर चार्ज देते हैं तो चाहे इसको किसी स्पीड से मूव कराओ या फिर इसके बाद इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करो, हमेशा इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, 200 कूलम। ठीक है, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे। और अगर मान लो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर लाइट के कंपेरेबल हो तो उस केस में, जैसे हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी में देखेंगे कि उसका जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है, तो उस समय उसका डायमेंशन चेंज होता है। जैसे जैसे हम लोग वेलोसिटी बढ़ाएंगे उसका डायमेंशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसके अगर हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी को कंसिडर करें तो उस समय जो अगर डायमेंशन अगर हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी को कंसिडर करें तो उस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो उसका डायमेंशन क्या होगा, चेंज होगा। और अगर डायमेंशन चेंज हो गया तो भाई चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो चार्ज जो होता है यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट does not depend upon its velocity, but charge density depends, भाई क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे जैसे अगर स्पीड बढ़ेगी तो उसका डायमेंशन क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर उसका डायमेंशन चेंज हुआ मतलब चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चलो एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि एटम के अंदर ये न्यूक्लियस के बाहर जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेस देन किससे होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जिस कारण से जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो ज्यादा होती है किससे, प्रोटॉन से। और अगर मान लो इसकी स्पीड पे अगर इसका चार्ज डिपेंड कर रहा होता तो ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले तो ये देख रखा था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन के ऊपर, और इसी कारण से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और इसी कारण से एटम क्या होता है,
न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर इसकी स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता चार्ज तो ऑब्वियसली इसका चार्ज चेंज होता और एटम कभी भी न्यूट्रल नहीं रह पाता। तो इसीलिए हम लोग एक प्रूफ के तौर पे ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि एटम अगर न्यूट्रल है, इससे भी हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर या किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कि अगर एक बॉडी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि अगर एक चार्ज एक्सेलरेट होता है तब क्या क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे फील्ड हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही आगे चल के हम लोग इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीजें आएंगी। अगर वो रेस्ट पे रहता है तो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर मान लो कि अगर एक चार्ज अगर एट रेस्ट पे, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। केवल कैसे फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज जो कि रेस्ट पे है तो प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करेगा वो? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो कैसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। वो बी जो होता है वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड को। अगर भाई सपोज अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेंगे। चलो भाई हमने देख लिया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन में हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या शो करता है कि हमें बताए कि चार्ज कैसी क्वांटिटी होगी भाई? एडिटिव नेचर ऑफ। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, जैसे देखो चार्ज हमने देख रखा है भाई कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं? सीधा जैसा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अलजेब्रा कि हाँ यार +2 +3 कितना होगा? +5 हो गया, +2 -3 -1 हो गया। वैसे ही किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हमें नेट चार्ज कैलकुलेट करना है तो सबको अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा कि किसी ने +2 कूलम लिया, किसी ने -3 कूलम लिया, किसी ने +4 कूलम चार्ज लिया, तो जो नेट चार्ज इस बॉडी पे कैलकुलेट करेंगे तो जैसा हम लोग पहले से ऐड करते आए वैसे ही ऐड करेंगे कि +2 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस 4 कूलम विल बी इक्वल टू कितना? 6 और 3, ये कितना आ जाएगा? +3 कूलम के ऊपर बराबर। ठीक है, मतलब हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट चार्ज कैलकुलेट करना है तो सीधा उसको जैसा हम लोग अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर देंगे, बस ये साइन के साथ हम लोग इनको ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब ये लिख सकते हैं कि द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी is algebraic sum of all the charges present on the body, ठीक है, ये किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ द सारे चार्जेस जो भी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी चार्जेस हमें जो ऐड कर रहे हैं वो साइन के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए भाई एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लो स्टार्टिंग में जैसे हमने एम्बर रॉड लिया था, ग्लास रॉड लिया था, तो जैसे उनको रब करते थे तो वैसे उस बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज आ जाता था। ठीक है, वो चार्ज कैसे आता था
कि भाई जैसे रब करते थे एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होता था, दूसरी बॉडी में चला जाता था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है भाई, चार्ज का। किस चीज का, चार्ज का। मतलब वहां पे भी हम लोग देख रहे थे कि चार्ज जो था वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था। एक और एग्जांपल अगर देखिए, जैसे मान लो कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अगर इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाए, सपोज हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे इसको वायर से कनेक्ट करते हैं, ये क्या होता है, ये इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा। जैसे जो अनचार्ज बॉडी थी उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा, जिसके कारण इसके ऊपर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों हो रहा है, ये कितना चार्ज फ्लो होगा, ये सब हम लोग आगे देखेंगे कि हाँ यार कंडक्शन में थोड़ा बहुत देखेंगे कि हाँ, और आगे भी देखेंगे। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ये ले लगा था, जिस कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो भाई, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ, या फिर हम लोग देखिए अगर एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले ले, अगर जैसे हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले और एक अनचार्ज बॉडी से जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इसको खुद ट्रांसफर कर देगा। मतलब फाइनली ये बॉडी कैसी चार्ज जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। एक और बात कि जो चार्ज कभी भी, जो कोई भी एक बॉडी इन जनरल अगर देखा जाए तो एक बॉडी कभी भी अपना होल चार्ज ट्रांसफर नहीं करती। पूरा का पूरा चार्ज ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर दे। ठीक है, लेकिन अगर एक देखें, लेकिन एक केस हमें ये देख, बस ये याद रखना अभी, लेकिन एक केस अगर देखें कि अगर हमने एक चार्ज कंडक्टर को, जैसे मान लो इसके ऊपर भले ही पॉजिटिव चार्ज हो, ये किसके अंदर रखा हुआ, एक अनचार्ज ये चार्ज कंडक्टर के अंदर रखा हुआ। ठीक है, ये कंडक्टर एक आउटर, ये बाहर वाला भी कंडक्टर है और ये अंदर वाला भी हमारा कंडक्टर है। अगर हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, जैसे ही वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये पूरा का पूरा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ये आउटर वाले कंडक्टर पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लो जो फाइनल स्टेट में जो आएगा, फाइनल कंडीशन या फाइनल जो स्टेट होगा वो क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे डिसाइड करेगा, तो आउटर जो बाहर वाला जो कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस पे। ठीक है, ये क्यों होता है हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर ये सारे के सारे चार्ज कहाँ पे डिसाइड करते हैं, तो आउटर सरफेस पे। ठीक है, चलो अब यहां से देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। चलो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चलो, चार्ज इज कंजर्व्ड ये हमें बताता है कि कोई भी एक आइसोलेटेड अगर सिस्टम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। पहले आइए देखते हैं कि हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया भाई, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो चलिए देखिए, जैसे मान लो अभी देख रहे हैं जैसे कोरोना वायरस का ये नई बीमारी फैल रही है, जिसमें जिसको भी हो रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को आइसोलेट कर दिया जा रहा है। ठीक है, आइसोलेशन में डाल दे रहे हैं। ये लोग भाई आइसोलेशन में डाल रहे हैं, मतलब क्या है कि ऐसे जगह पे रखा जा रहा है जहां पे वो दुनिया के बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो वही चीज अगर मान लो हम लोग एक ऐसा सिस्टम अगर फॉर्म करें जो कि आसपास के ऑब्जेक्ट से कोई इंटरेक्शन उसका नहीं हो, तो अगर आसपास के ऑब्जेक्ट से अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, या फिर चलो एक काम करते हैं, दो ऑब्जेक्ट का हम लोग सिस्टम ले लेते हैं। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम ले लिया हमने। ठीक है, ये लो भाई दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम लिया, इसके ऊपर अगर सपोज +3 कूलम का चार्ज है और इसके ऊपर मान लेते हैं -2 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब किसी भी तरह से रब करके या चार्जिंग के अलग अलग तरीके हैं, हमने इलेक्ट्रॉन का कुछ या चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो चार्ज का जैसे ट्रांसफर किया, सपोज इसमें से 2 कूलम चार्ज का ट्रांसफर कर, ये दोनों का दोनों हम लोग ये दोनों लेकर, ये दोनों हमारा क्या है, एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम, ये दुनिया के किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अगर मान लो इसमें से कोई भी 2 कूलम, सपोज हमने 2 कूलम चार्ज का ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे इसमें से अगर पहले ऑब्जेक्ट ये मान लेते हैं फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट,
अगर हमने 2 कूलम चार्ज फर्स्ट ऑब्जेक्ट में से ट्रांसफर कर दिया तो फाइनली जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो किसके बराबर, +1 कूलम। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +1 कूलम। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट लिया उसके ऊपर कितना, तो भाई इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज अगर ट्रांसफर कर दिया तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब कितना, 0 कूलम चार्ज। चलो आइए देखते हैं कि क्या अगर मान लो इस पे क्यू इनिशियल किसके बराबर, तो +3 कूलम -2 कूलम किसके बराबर, तो +1 कूलम। तो क्या अभी भी इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1 कूलम। अगर अभी भी चार्ज देखें तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर, +1 कूलम प्लस भाई 0 कूलम किसके बराबर, +1 कूलम के बराबर। तो क्या क्यू इनिशियल अभी भी किसके बराबर है, क्यू फाइनल। अगर मान लो किसी ने इसमें से अगर एक और कंडीशन देख लेते हैं कि सपोज इसमें से -1 कूलम हमने इस पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अगर -1 कूलम इस पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस पे कौन कितना चार्ज आएगा, तो +3 -1 इसने और गेन किया तो किसके बराबर, तो +2 कूलम के बराबर। और इस वाले पे कितना चार्ज आएगा, तो -1 कूलम। भाई अभी भी देखो अगर हम लोग सिस्टम कंसिडर करें इन दोनों को तो इस सिस्टम पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो किसके बराबर, +2 कूलम -1 कूलम किसके बराबर, +1 कूलम। तो यहां से देख रहे हैं कि अगर ये हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है तो इसके ऊपर चाहे हम इस पे भले इन दोनों के बीच चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम पे जो नेट चार्ज हो रहा है वो हमेशा कितना है, 1 कूलम के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो चार्ज रहता है वो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं कुछ और प्रोसेस। एक हम लोग देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि ये एक ऐसा, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग एक सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे और साथ साथ उसका एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक न्यूट्रल बोजॉन लिया, जैसे ही इसके ऊपर गामा रे इंसिडेंट करते हैं, सपोज हमने गामा रे इंसिडेंट किया, अगर ये न्यूट्रल बोजॉन है तो इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना होगा, 0। अब ये इस प्रोसेस में ये जो गामा रे जैसे इंसिडेंट करते हैं तो ये 2 तरह का पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। एक अपना सब एटॉमिक होता है और दूसरा उसका एंटी सब एटॉमिक। ये सब एटॉमिक एंटी सब एटॉमिक कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, तो मान लो जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का अगर पेयर प्रोड्यूस हो, ठीक है, किसका भाई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का अगर पेयर प्रोड्यूस कर रहा है तो इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कैसा चार्ज, -C, पॉजिट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, +C, ठीक है। इसके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल का पेयर होता है। जैसे मान लो हमने देख लिया कि म्यूऑन और क्या हो गए, एंटी म्यूऑन। म्यूऑन क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, एंटी म्यूऑन। इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, -C, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, +C। मतलब एक और हो सकता है जिसे प्रोटॉन ले लिया और कौन सा, एंटी प्रोटॉन और कौन सा, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन पे भाई कैसा चार्ज, इस पे एंटी प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, -C, और इसके ऊपर कैसा चार्ज, +C। तो एक बात देखो कि जब भी ये पेयर प्रोडक्शन में जब भी ये पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं तो हमेशा दोनों साथ में पेयर में ही प्रोड्यूस होंगे। कि अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन साथ में पेयर प्रोड्यूस होते हैं, म्यूऑन एंटी म्यूऑन दोनों साथ में होंगे, या प्रोटॉन और एंटी म्यूऑन दोनों साथ में प्रोड्यूस होते हैं। तो अब एक बात देखो कि जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन और क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, पॉजिट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में उसके पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है तो भाई क्यू फाइनल की वैल्यू भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। जो कि पहले क्यू इनिशियल भी 0 और क्यू फाइनल भी किसके बराबर है, 0। मतलब इस पूरे, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें हमारा जो चार्ज है वो भी क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, ठीक है। एक और प्रोसेस हम लोग देखते हैं, एनाइहिलेशन। ये क्या बताता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल दूसरे अपने एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ कोलाइड होकर के कुछ और ही पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। कि जैसे मान लो हो सकता है कि कोलिजन किसके बीच हो जाए, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के बीच, क्या हो सकता है, म्यूऑन एंटी म्यूऑन, या फिर एंटी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। मान लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक पार्टिकल है जो कि पॉजिट्रॉन मान लिया हमने, ये इधर से आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आया इधर से, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड हुए, ठीक है। जैसे ही कोलाइड होते हैं तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोटोन में। तो ये लो भाई क्या, फोटोन पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी एनर्जी कितनी, h मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल और उसके एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल कोलाइड होकर के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोन पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं।
यहाँ भी अगर हम लोग बात करें तो क्यू इनिशियल किसके बराबर 0 और क्यू फाइनल भी किसके बराबर है भाई 0। एक और बात ध्यान रखना है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मास में, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। मतलब एनाइलेशन प्रोसेस में मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, और पेयर प्रोडक्शन में इस प्रोसेस में जो होगा वो क्या होगा कि जो एनर्जी होगा वो किसमें प्रोड्यूस होगा, जो एनर्जी होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, मास में। इस वाले में क्या होगा, एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास। मतलब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यार बहुत सारे प्रोसेस देखे, जैसे पेयर प्रोडक्शन, एनाइलेशन या फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो सारे केस में क्या है कि अगर ये पूरा का पूरा फिर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर जो चार्ज जो रह रहा है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट, टाइम के साथ कैसा है, कांस्टेंट। यहाँ भी हमने देखा था पहले और बाद में चार्ज जो थे वो क्या थे, सेम। यहाँ भी क्यू इनिशियल क्यू फाइनल सब में क्या है, सेम है। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम doesn't change with time। ठीक है भाई, चलो एक और चीज देख लेते हैं। अपने पास एक और तरीके से इसको लिखा जाता है, जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ठीक है भाई, चार्ज को ना हम तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज का सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग,